Hello students, myself Dr. Aparna Sharma, lecturer of Political Science. स्टूडेंट्स आज हम बीए पार्ट थर्ड वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में यूनिट थर्ड जॉन लॉक के विचारों का अध्ययन करेंगे। राजनीतिक दर्शन के इतिहास में जॉन लॉक का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। शास्त्रीय ज्ञान की दृष्टि से हॉब्स श्रेष्ठ था, किंतु राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से लॉक का महत्व अधिक है। जॉन लॉक केवल राजनीतिक विचारक और अनुभववादी तत्ववेता ही नहीं है, अपितु पश्चिमी यूरोप और अमेरिका की आधुनिक संवैधानिक सांस्कृतिक विचारधारा के निर्माण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। जॉन लॉक का जन्म 1632 ईस्वी में समरसेट शायर के रिंगटन नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता एक वकील थे। जब लॉक की उम्र 12 वर्ष की थी तब इंग्लैंड में गृह युद्ध शुरू हो गया था। उनके पिता 1642 ईस्वी में पार्लियामेंट की ओर से लड़ने वाली सेना में भर्ती हो गए और स्वयं सेवकों की एक कंपनी के कप्तान भी बने। लॉक ने अपने बारे में लिखा है कि जब मुझे कुछ समझने का होश आया तो मैंने अपने आप को एक तूफान में पाया। लॉक की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई और बाद में वेस्टमिनिस्टर के पब्लिक स्कूल में उन्हें भेज दिया गया। 26 वर्ष की आयु में एमए की डिग्री उन्होंने प्राप्त की और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद वह यूनानी भाषा, काव्यशास्त्र और दर्शन का अध्यापक उन्हें नियुक्त किया गया। जॉन लॉक ने अपने जीवन काल में कई सारी पुस्तकों की रचना की, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है: मनुष्य स्वभाव के संबंध में निबंध, शासन पर 2 निबंध, सहिष्णुता पर उनका पहला, दूसरा और तीसरा पत्र, शिक्षा से संबंधित कतिपय विचार, कैरोलिना का मौलिक संविधान। इन सभी रचनाओं में से शासन पर 2 निबंध लॉक की महत्वपूर्ण रचना है। इस ग्रंथ के बारे में प्रोफेसर वाहन ने लिखा है कि दोनों निबंध एक दुनाली बंदूक की तरह हैं, जिनमें एक नली फिल्मर की ओर और दूसरी नली हॉब्स की ओर निशाना साधे हुए है। पहले निबंध में फिल्मर द्वारा प्रतिपादित राजा के देवी अधिकारों के सिद्धांतों का उन्होंने जोरदार खंडन किया है और दूसरे निबंध में लेवियाथन में हॉब्स का प्रतिपादित निरंकुशता का विरोध उन्होंने किया है। जॉन लॉक की अध्ययन पद्धति। हॉब्स की पद्धति दार्शनिक, तार्किक एवं चिंतात्मक है, वहीं लॉक की पद्धति अनुभववादी एवं विवेकवादी है। उसकी मान्यता है कि अनुभव ज्ञान का स्रोत है, अनुभव के बिना ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती है। लॉक के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में जन्मजात कोई विचार नहीं होता है। जन्म के समय मनुष्य का मस्तिष्क एक कोरे कागज़ की तरह होता है। जो भी विचार मनुष्य के मस्तिष्क में उठते हैं वे अनुभव द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। सभी विचारों की उत्पत्ति 2 स्रोतों से होती है, पहला संवेदना और दूसरा प्रत्यक्ष बोध। इन स्रोतों के द्वारा अनुभव मनुष्य के मस्तिष्क में प्रवेश करता है, जो बुद्धि द्वारा उसका विश्लेषण किया जाता है। इसके फलस्वरूप जटिल विचारों की उत्पत्ति होती है। ये जटिल विचार स्वयं ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान के साधन होते हैं। अतः संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि लॉक की अनुभववादी पद्धति में 3 मुख्य बातें हैं। प्रथम, ज्ञान की उत्पत्ति एकमात्र स्रोत अनुभव है। दूसरा है, ज्ञान विवेक मूलक होता है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान तभी प्राप्त होता है जबकि बुद्धि विचारों में पारस्परिक संबंधों की स्थापना करती है। तृतीय है, मनुष्य के ज्ञान का क्षेत्र उसके अज्ञान के क्षेत्र से बहुत छोटा है। लॉक के अनुसार मनुष्य एक सक्षम प्राणी है जो इस अनंत असीम ब्रह्मांड की सभी बातों को जान नहीं सकता, अतएव मनुष्य का ज्ञान उसके अज्ञान की तुलना में स्वल्प है। अब आता है मनुष्य की संबंधी धारणा, मतलब लॉक की मानव के संबंध में क्या धारणा थे। स्टूडेंट्स, हमने जब हॉब्स पढ़ा था तो हमने देखा था कि हॉब्स मानव के स्वभाव को लेकर एकदम नेगेटिव प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। वो कहता है कि मनुष्य सारे पार्श्विक गुणों से भरा हुआ है, नीच है, कुत्सित है, बुरा है। वहीं उसके अपोजिट लॉक ने कहा है कि मानव का स्वभाव परोपकारी एवं
दया, सहयोग, प्रेम, सद्भावना आदि के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि हॉब्स की भांति लॉक ने भी मानव स्वभाव की व्याख्या की है, किंतु हॉब्स ने मानव के केवल पार्श्विक प्रवृत्तियों को देखा, जबकि लॉक उसके मानवीय गुणों पर बल देता है। लॉक के अनुसार मनुष्य की प्रमुख विशेषता बुद्धिमान तथा विचारवान होना है। वह अपनी विवेक, बुद्धि और नैतिकता से निर्णय लेता है। मनुष्य में सहयोग, प्रेम, पारस्परिक सहयोग, सद्भावना के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। हॉब्स और लॉक के मानव स्वभाव संबंधी विचारों में बुनियादी अंतर है। हॉब्स का मानव कोरा जंगली पशु है, जबकि लॉक का मनुष्य एक नैतिक प्राणी है। हॉब्स का मनुष्य घोर स्वार्थी है, जबकि लॉक का मनुष्य परोपकारी भी है। हॉब्स का मनुष्य झगड़ालू है, किंतु लॉक का मनुष्य शांति प्रिय एवं दयालु है। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक अवस्था। हॉब्स ने मनुष्य को घोर स्वार्थी बतलाया था तथा प्राकृतिक अवस्था को तदनुसार सतत संघर्ष और युद्ध की दशा माना था, परंतु लॉक ने मनुष्य को स्वभावतः परोपकारी, दयालु, सहयोगी एवं समाजप्रिय माना है तथा उसी के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की कल्पना भी इस प्रकार की है जिसमें मनुष्य पारस्परिक युद्ध की अवस्था में ना रहकर पारस्परिक सहयोग की अवस्था में रहते हैं। लॉक की प्राकृतिक अवस्था की कई विशेषताएं हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान हैं, क्योंकि सभी सृष्टि के एक स्तर पर और सब एक ही सर्वशक्तिमान और अनंत बुद्धि संपन्न सृष्टा की कृतियाँ हैं, अर्थात सभी को ईश्वर ने बनाया है। दूसरा है प्राकृतिक अवस्था शांति व पारस्परिक सद्भावना पर आधारित होने के कारण सभी व्यक्ति समान व प्राकृतिक समाज के लाभों को प्राप्त करते हैं और कोई किसी के अधीन नहीं होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक अवस्था में लोग पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, किंतु ये स्वतंत्रता स्वच्छंदता या स्वेच्छाचारिता नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था का नियंत्रण प्राकृतिक नियमों के द्वारा होता है। अब आता है लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के अधिकार हर व्यक्ति को प्राप्त थे। वो पहला है जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। लॉक के अनुसार आत्म संरक्षण मनुष्य की सबसे प्रबल आकांक्षा है और उसकी सब क्रियाओं का प्रधान प्रेरक तत्व है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाले बुद्धि संगत कार्य मनुष्य के विशेष अधिकार हैं, अर्थात लॉक के अनुसार अपना जीवन सबको प्यारा है और उसको सुरक्षित रखना सबका प्राकृतिक अधिकार है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। लॉक के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता नहीं है। लॉक के शब्दों में अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना तथा किसी की इच्छा के अनुसार कार्य करने को बाध्य न होना प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता है, जबकि प्राकृतिक नियमों के द्वारा स्थापित नैतिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक सीमाओं में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता के उपभोग करने का प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये जो तीनों अधिकार हैं वो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राप्त थे, ऐसा लॉक कहता है। संपत्ति के अधिकार में है, लॉक के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इसमें जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार भी सम्मिलित हैं। लॉक के अनुसार जिस चीज़ को मनुष्य ने अपने शारीरिक श्रम के द्वारा प्राप्त किया है उस पर उसका प्राकृतिक अधिकार है। लॉक ने बताया है कि ईश्वर ने भूमि और उसकी सभी वस्तुएं एक सब व्यक्तियों को सामूहिक रूप से प्रदान की है। व्यक्ति का शरीर ही उसके पास ऐसी संपत्ति है जिस पर उसका एकमात्र अधिकार है। जब व्यक्ति अपने शारीरिक श्रम को ईश्वर प्रदत्त सामूहिक वस्तुओं के साथ मिश्रित करता है तो वह उन्हें अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बना देता है। वहीं हमने हॉब्स में पढ़ा था कि प्राकृतिक अवस्था माइट इज़ राइट की अवस्था थी, जिसकी लाठी उसी की भैंस की अवस्था थी। अगर कोई व्यक्ति को कोई वस्तु चाहिए तो वो उस वस्तु को प्राप्त करेगा, चाहे उसके लिए किसी को मारना ही ना हो, मारना ही ना पड़े। मतलब वो ऐसी अवस्था थी जिसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला नियम चल रहा था। मनुष्य का पार्श्विक चित्रण हॉब्स ने किया है। वहीं लॉक ने कहा है कि मनुष्य में सिर्फ पशुता वाले गुण ही नहीं है, बल्कि मनुष्य कैसा है, मनुष्य परोपकारी है, दयालु है, प्रेमी है, उसके हृदय में करुणा निवास करती है, उसके हृदय में सद्भावना है। तो दोनों की
प्राकृतिक अवस्था के साथ साथ मानव स्वभाव संबंधी धारणा भी एकदम विपरीत है। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक अवस्था की असुविधाएं। यद्यपि लाक की प्राकृतिक अवस्था इस विवेक जनित प्राकृतिक नियम पर आधारित है कि तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। यह प्राकृतिक अवस्था स्वर्ण युग की अवस्था है, क्योंकि यह अवस्था पारस्परिक संघर्ष की अवस्था नहीं थी, इसमें शांति और विवेक का आधिक्य था। प्राकृतिक अवस्था के स्वर्णिम चित्रण के बावजूद लॉक के अनुसार उसमें 3 कठिनाइयाँ थीं। तो प्राकृतिक अवस्था में क्या क्या असुविधाएं थी वो हम पढ़ेंगे। पहला है, प्राकृतिक अवस्था की एक कठिनाई यह है कि उसमें ऐसी कोई निश्चित प्रकट या सर्वसम्मत विधि नहीं होती जिसके द्वारा उचित अनुचित तथा मतभेदों का निर्णय हो सके। दूसरा है, प्राकृतिक नियम या विधान को तथा इसके अनुरूप निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए प्राकृतिक दशा में कोई साधन या संस्था नहीं थी। तीसरी कठिनाई है, इसमें सब व्यक्तियों को न्याय करने और दंड देने का अधिकार होता है, अर्थात दंड देने वाली कोई निष्पक्ष सत्ता नहीं थी। तो प्राकृतिक अवस्था को उपरोक्त 3 असुविधाओं को दूर करने की दृष्टि से मनुष्य को एक सामाजिक समझौता या संविदा द्वारा राज्य का निर्माण किया। इस संबंध में जो सामाजिक समझौता था उसको हम अपने आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।